हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक सर आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 जीवन विज्ञान का क्रम विकास से रिलेटेड बनाया था। तो ये हमारा पार्ट 2 है। तो जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे वो लोग जाकर पहले पार्ट 1 देखे, फिर पार्ट 2 पर आए तो अच्छे से समझ में आएगा। तो समय को वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, किस तरह से समुद्र में जीव की उत्पत्ति हुई। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक प्रयोग के माध्यम से पता किया कि समुद्र में ही सबसे पहले जीवन का उत्पत्ति हुआ। ये सारा चीज़ हम लोगों ने इसके पहले के पार्ट में देखा था, ठीक ना। तो अब हम लोग देखेंगे ये क्रम विकास जो हुआ किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए लिखा हुआ है, क्रम विकास की कहानी में सरल एक कोशिकीय जीवों से जटिल बहुकोशीय जीवों का विकास हुआ था। जो हम लोग पढ़े हैं इसके पहले कि सरल एक कोशिकीय जीव से क्या हुआ था, जटिल एक बहुकोशिकीय जीव, मतलब आज का मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, इस तरह का जीव बनने विकास हुआ है। यह एक लंबी श्रृंखला है जो पृथ्वी के निर्माण से शुरू होकर जल में जीवन, तो एक बहुत लंबा श्रृंखला था, सीरीज था एक, तो जिसमें क्या था, पृथ्वी का निर्माण से लेकर जल में जीवन, फिर मछलियों का निर्माण समुद्र पानी में, फिर उसके बाद स्थल भाग में पौधों का निर्माण हुआ, क्लोरोफिल आया था, बताया था मैंने। चार पैर वाले जानवर से होते हुए मनुष्य तक पहुंचा है। जीवन हमेशा जल से शुरू होकर स्थल की ओर बढ़ा है। जीवन हमेशा किससे शुरू होकर किस तक बढ़ा है, जल से शुरू होकर स्थल भाग तक बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया है कि यह एक स्कूल की तरह है। मैं स्कूल में आप लोग देखे कि एक कोशिकीय जीव को यहाँ बोला गया, जब जहाँ एक कोशिकीय जीव क्या नर्सरी क्लास है, मछलियां और पौधे हो गया मिडिल क्लास मिडिल स्कूल, और मनुष्य हो गया यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे जटिल रूप हुआ। किस तरह से नर्सरी से यूनिवर्सिटी का ग्रोथ होता है, उसी तरह से यहाँ हमारा क्रम विकास का घटना जुड़ा हुआ है। तो इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद रखना है कि जीवन की उत्पत्ति हमेशा जल में हुई है और फिर स्थल पर विकसित हुआ। मतलब सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुआ जीवन का, जल में हुआ। अगर क्वेश्चन आता है तो यही आपको बोलना है। तो ये हो गया, ये भी याद रखना आपको। उसके बाद स्थल भाग की ओर बढ़ा। यहाँ मैंने डायग्राम से भी दिखाया है कि पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद जल में एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण हुआ जहाँ पर ऑक्सीजन रेडी हुआ, फिर ओजोन लेयर भी तैयार हुआ था। फिर उसके बाद बहुकोशीय जीव शुरुआत में बना, मतलब स्टार्ट में फोटोसिंथेसिस के बाद। फिर उसके बाद मछलियाँ आई, रीढ़धारी बने। फिर उसके बाद स्थल पौधों का उद्भव हुआ, स्थल भाग में पौधों का निर्माण हुआ। उसके बाद चार पैर वाले स्थलीय जंतु बने। फिर उसके बाद मनुष्य रूप आज का जो हम लोग देख रहे हैं वो हुआ। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं कि क्या है। तो मनुष्य रूप जो होमोसेपियंस हो गया, हम लोग हमारा आधुनिक हो गया, ठीक ना, ये पृथ्वी पर। तो एक से 2 लाख साल पहले हुआ था मनुष्य का उत्पत्ति, जो आज हम लोग देख रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो डायनासोर का भी एक टाइम था। डायनासोर क्या था, 200 से 250 मिलियन साल पहले। तो इस तरह से धीरे धीरे विकास हुआ आज के क्रम विकास में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, उत्तरोत्तर जटिलता और ग्रेजुअल कम्प्लेक्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो क्या है, धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब, ठीक है। तो पौधों का देखिए, हम यहाँ पे एक पौधों का भी विकास बताया और यहाँ पे जंतुओं का भी विकास बताया, किस तरह से पौधों का विकास हुआ, किस तरह से जंतुओं का विकास हुआ, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, जीव जगत में विकास हमेशा सरल से जटिल की ओर हुआ है। किसी वक्त सरल से जटिल की ओर हुआ, जो मैंने पढ़ा इसके पहले। तो पौधों में बिना क्लोरोफिल वाले फंगस से शुरू होकर सबसे उन्नत बंद बीजी, जिसको हम लोग बंद बीजी को एंजियोस्पर्म पौधे बने। एंजियोस्पर्म को सबसे उन्नत किस्म का माना जाता है। मतलब एंजियोस्पर्म में हो गया आपका फल, मैंने विशेषता क्या होता है, फल फूल, इसमें क्या होते हैं, बीज जो होता है पूरा कवर्ड होता है, मैंने पूरा बंद बीज में होता है, मैंने ऊपर से पूरा कवर होता है। तो इसको सबसे मोस्ट एडवांस्ड बोला जाता है, मैंने सबसे उन्नत किस्म का बोला जाता है इसमें, ठीक है, पौधा में। तो वही मैंने यहाँ पे बताया किस तरह से पौधों का विकास दिया। फंगस के बाद आया शैवाल, शैवाल के बाद मॉस्क, मॉस्क के बाद फर्न का पौधा, फिर नग्न बीज, फिर उसके बाद बंद बीज। तो ये हो गया बंद बीज, जिसको द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री भी बोलते हैं, सिंगल सीडेड, ठीक ना, या डबल सीडेड। तो ये हो गया। तो इस तरह से पौधों में विकास हुआ। वैसे यहाँ पर ही जंतुओं में भी विकास हुआ। जंतुओं में क्या हुआ, तो पहले पौधों में देखिए, हम पहले समझा देता पौधों में किस तरह से हुआ। पहले फंगस आया, ठीक है, फफूंदी जिसको बोलते हैं, ठीक ना, फंगस बोल रहा हूँ मैं,
फंजाई, ठीक ना। फफूंदी, जैसे फफूंदी में क्या हो गया, इस टाइप का फफूंदी में हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मशरूम ले लीजिए, ये देखिए मशरूम का पिक्चर है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता, बिना क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल इसमें नहीं था, मतलब ये दूसरों पर निर्भर था। इसमें क्लोरोफिल नहीं था, मतलब परपोषी। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया परपोषी और स्वपोषी क्या है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा परपोषी, ठीक है। तो परपोषी मतलब जो दूसरे पर निर्भर होता है, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, तो बिना क्लोरोफिल का था। ये पौधा नहीं था, ठीक है, बल्कि ये क्या था, एक पौधा नहीं था, ये अलग किंगडम का था एकदम, ठीक है। उसके बाद देखिए शैवाल आया। शैवाल मतलब एल्गी, ठीक है। इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा हो गया, शैवाल में आता है स्पाइरोगायरा। ये क्या होता है, जल का क्लोरोफिल जल में था और क्लोरोफिल युक्त था, तो ये सौपोषी हो गया। जल में था और क्लोरोफिल युक्त था, इसलिए सौपोषी हो गया। अपना भोजन ऑटोट्रॉप्स में आ गया, ये अपना भोजन खुद तैयार करता था। फिर उसके बाद आया मॉस। मॉस में जैसे ब्रायोफाइटा, मॉस मतलब ब्रायोफाइटा में आता है, जो जमीन पर पहला पौधा, इसको जमीन पर पहला पौधा बोल सकते हैं, कि जिसमें जड़ नहीं था इसमें, ठीक ना। तो जमीन पर पहला पौधा था, इसको नमी का जरूरत था, बस पानी का, ठीक है। तो ये हो गया ब्रायोफाइटा, मॉस। उसके बाद आया फर्न। तो फर्न क्या, टेरिडोफाइटा में आता है, ठीक ना। टेरिडोफाइटा, तो जड़ तना पत्ती इसमें सब दिखता था, जड़ तना पत्ती सारा दिखता था, बस इसमें बीज नहीं था, ठीक ना। बीज नहीं था, बीजाणु से फैलता था, ये जो बीजाणु होता था उसी से फैलता था, बीज नहीं पाया जाता था इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आया नग्न बीज। नग्न बीज मतलब हो गया जिम्नोस्पर्म, ठीक ना। इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जैसे चीड़ का हो गया, देवदार का पौधा हो गया, ये सब हो गया जिम्नोस्पर्म, नग्न बीज। इसमें क्या होता, बीज होता था, इसमें बीज होता था लेकिन फूल नहीं होता था। बीज होता था लेकिन फूल नहीं होता था, बीज एकदम खुला में रहता था, ठीक ना। इसलिए इसको बोल दिया नग्न बीज, ठीक ना, जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल ही बताया चीड़ और देवदार का। अब उसके बाद है एंजियोस्पर्म, जिसको बंद बीज बोले हो या आवृत बीज बोले हो, दोनों बात। जैसे हो गया गुलाब का, आम का हो गया, देख लीजिए धान का हो गया, ये सब हो गया एंजियोस्पर्म में। इसमें फूल और फल होता, दोनों होता था, इसमें फूल और फल दोनों होता था। बीज भी इसमें क्या था, बंद था, बंद बीज था, इसलिए इसका नाम पड़ा बंद बीजी, ठीक है। तो ये सबसे उन्नत किस्म का, इसलिए इसको सबसे ऊपर रखा गया है। तो किस तरह से फंगस से बंद बीज बीज तक का सफर था, एकदम डेवलपमेंट हुआ, वो दिखाया गया यहाँ पर ही प्लांट्स में। वैसे ही अभी एनिमल को समझिए, क्योंकि एनिमल जंतुओं में विकास किस तरह से हुआ, पहले प्रोटोजोआ आया, ठीक ना। तो प्रोटोजोआ जैसे अमीबा हो गया, एक कोशिकीय, ये अमीबा एक कोशिकीय था, सबसे सरल था, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था, तो वो है। उसके बाद आया उसके बाद आ गया स्पॉन्ज, जिसको पॉरीफेरा बोल सकते हैं, स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज हो गया, इसको बोलते पॉरीफेरा। एग्जाम्पल पॉरीफेरा वर्ग का है। तो ये बहुकोशिकीय हो गया, यहाँ से बहुकोशिकीय जीव था, मल्टी सेलुलर था, लेकिन इसमें कोई अंग नहीं था, देख लीजिए जैसे पिक्चर में कोई अंग नहीं, ऑर्गन नहीं था इसमें। उसके बाद धीरे धीरे कीड़े मकोड़े आए, सेलेंट्रेटा वर्ग में आता है ये सब। कीड़े मकोड़े किस वर्ग में आता है, सेलेंट्रेटा, जैसे जेलीफिश हो गया, ठीक ना, इस टाइप का। तो वो हो गया। फिर उसके बाद कीड़े मकोड़े, तो इसमें ये क्या था, दो परत वाला शरीर से बना था कीड़ा मकोड़ा। तंत्रिका तंत्र भी तो इसमें शुरू में आरंभ हुआ, इसी में से तंत्रिका तंत्र सबसे पहले आरंभ हुआ। उसके बाद आया धीरे धीरे केचुआ वगैरह भी आया इसमें, ठीक ना। तो वो सब आया। उसके बाद शरीर केचुआ में क्या था, खंडित रहता है, तो वो आया। उसके बाद ये मछली आया, ठीक ना। उसके बाद क्या है, मछली आया, फिश, जिसमें रीढ़ का हड्डी देखने को मिलता है, रीढ़ का कॉलम। फर्स्ट कशेरुकी इसी को बुलाया था मछली, जिसमें रीढ़ देखने को मिला था। फिर उसके बाद आया उभयचर प्राणी। देखिए उभयचर जैसे मेढक हो गया, उभयचर वो बताया था मैंने कि जो पानी और जल जमीन दोनों में रहता है। तो इसमें यहाँ पे फेफड़ा आया, तो फेफड़ा भी और गिल्स दोनों देखने को मिला, फेफड़ा भी देखने को मिला और गिल्स भी देखने को मिला। फिर सातवां मैंने नेक्स्ट में आया सरीसृप। तो सरीसृप क्या हो गया, रेप्टाइल्स वर्ग का, जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, ये सब रेप्टाइल वर्ग में है। तो पूरी तरह ये लोग क्या थे, जमीन पे जमीन और सूखी त्वचा का होता था ये लोग, त्वचा इसका। तो ये अंडा देता था, तो अंडा देने वाला रेप्टाइल में आ गया, ठीक ना। त्वचा में इस सब का सांप और छिपकली में क्या था, ऊपर में क्या होता है, स्केल्स पाए जाते हैं, सूखा सूखा त्वचा पाया जाता है, वही बोल रहा है इसमें एग्स होते थे, ठीक ना। और उसके बाद देखिए क्या, फिर इसके बाद सांप के बाद पक्षी आया,
ठीक है। तो पक्षी में देखो पंख में देखने को मिला, तो पंख मिला मैंने ये वार्म ब्लडेड था, मैंने गर्म खून खून वाला था, तो इसमें हृदय के 4 कोष देखने को मिले, 4 कक्ष हृदय में, जैसे आज हम लोग में हमारे मनुष्य में 4 कक्ष होते हैं वैसे ही। ठीक है। तो ये यहाँ से फिर पक्षी से फिर आया मनुष्य। मनुष्य हो गया मैमल्स में, माने स्तनपायी में, स्तनपायी में हो गया मनुष्य। तो चूहा हो गया, हाथी, मानव, ये सब क्या हो गया मैमल्स में। तो इसमें बाल आए, दूध, मिल्क। फिर विविपोरस, विविपोरस में बच्चे पैदा करने वाला, बच्चे पैदा करने का क्षमता भी इसमें आया, तो उसको विविपोरस बोलते हैं। अंडा नहीं देते थे, बच्चा देते थे, तो उसको विविपोरस बोलते हैं। सबसे उन्नत इसी को माना जाता है, मनुष्य रूप को ही उन्नत माना जाता है। ठीक है। तो विविपोरस भी इसी से उत्पन्न होता है। किस तरह से जंतुओं का विकास हुआ वो भी मैंने बताया। ठीक है। तो उदाहरण, ये तो पहले मैंने पूरा डायग्राम समझा दिया। अब यहाँ पे मैंने एक उदाहरण से बताया, ये भी पढ़ लेता हूँ। जैसे यातायात के साधन बैलगाड़ी थे पहले, फिर साइकिल आया, फिर मोटरसाइकिल आया, फिर कार आया, अभी हवाई जहाज देखने को मिला। तो किस तरह से सरल से जटिल की ओर हम लोग बढ़े, विकसित हुआ। जीवों का शरीर भी वैसे ही धीरे धीरे क्या हुआ, उन्नत हुआ, जैसे कि हम लोग पौधों में देखे और जंतुओं में देखे। अब इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद करना है कि वर्तमान में जंतुओं के क्रम विकास में सबसे अंतिम और उन्नत किसको माना जाता है, जंतु, वो मनुष्य को माना जाता है, सबसे उन्नत जंतु माना जाता है मनुष्य को। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जटिलता जो प्लांट्स और एनिमल्स में था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, लेमार्कवाद। अब हम लोग पढ़ेंगे लेमार्कवाद से, और लेमार्कवाद में क्या पढ़ेंगे, वृद्धि एवं वातावरण, वृद्धि एवं वातावरण। ठीक है। तो पढ़ते क्या, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कौन, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। ठीक ना, पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। तो ये इन्होंने 1809 में अपनी पुस्तक फिलोसॉफिक जूलॉजिक में क्रम विकास का सिद्धांत दिया। तो किसमें दिया, ये नाम याद रखना आपको, फिलोसॉफिक जूलॉजिक। तो फिलोसॉफिक जूलॉजिक में अपना एक सिद्धांत दिया, मैंने जीव दर्शन जिसको बोल सकते हैं, इसका हिंदी होता है जीव दर्शन। फिलोसॉफिक जूलॉजिक माने जीव दर्शन। इनका किताब था जिसमें इन्होंने, ये पहले व्यक्ति थे उन्होंने इवोल्यूशन का पूरा सिद्धांत दिया था 1809 ईस्वी में। इवोल्यूशन का पूरा सिद्धांत इन्होंने दिया था जीव दर्शन में, यही फिलोसॉफिक जूलॉजिक में। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, लेमार्क के अनुसार क्या कहा गया, देखिए पढ़ते हैं। इसके पहले 2 नियम कहते हैं, पहले 2 नियम कहते हैं कि क्या कहते हैं, पहले 2 नियम, जीवों में अपने आकार की निरंतर बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। जीवों में अपने आकार को निरंतर बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, मतलब जीव, जितना भी जीव है वो अपने आकार को बढ़ाने का क्षमता रखता है, मतलब। ठीक है। और जीव जिस वातावरण में रहता है उसका उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है, मतलब जीव जिस वातावरण में रहता है उसका उस पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। मतलब जो वातावरण का प्रभाव सीधा पड़ता है, इसका मतलब जीवों का बदलना पड़ता है, वातावरण के अनुसार उसको ढलना पड़ता है, वरना वो लोग क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दिखाए हैं, अब ऊँट है रेगिस्तान का। ठीक है। तो उसी हिसाब से इसे अगर ठंडे प्रदेश में ले जाएंगे तो ये नहीं रह पाएगा। तो सब कोई अपना वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है, अडेप्ट कर लेता है। तो जीव खुद को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है, इनका कहना था। ये 2 बात इनका कहना था, जिससे क्या हो गया, वह खुद को अनुकूलित कर लेता था, मतलब अडेप्ट कर लेता था अपने आप को उस इस स्थिति में रखने के लिए। अब देखिए मछलियाँ पानी में ही रहती है, उसे जमीन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो मछली पानी के लिए बना हुआ है, वो अपने आप को ढाल चुका है, उसके लिए वो अंग उसको मिल चुका है, गिल्स। ठीक ना, तो वो इसलिए पानी में भी रह पाता है। तो इसमें आपको बुक का नाम अच्छे से याद रखना है, और किसने लिखा था, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। ठीक ना, पूरा नाम है लेमार्क, शॉर्ट में लेमार्क बोलते हैं। देखिए वैसे अभी हम एक एग्जांपल मैंने जो बताया, अगर कोई व्यक्ति हमेशा ठंडे इलाके जैसे कश्मीर में रहने चला जाए, तो ठंडे वातावरण के प्रभाव से उसका शरीर क्या हो जाएगा, उसी के अनुसार खुद को ढालने लगता है ना। तो ये आप लोग देखते ही हैं, तो वैसे ही ये ढालने लगता है। इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद रखना है कि लेमार्कवाद 1809 में प्रस्तुत किया गया था। तो लेमार्कवाद कब प्रस्तुत किया गया था, 1809 में। और दूसरा, वातावरण के प्रभाव से ही जीव के में अनुकूलन होता है। तो किसके जीव में अनुकूलन किसके प्रभाव से होता है, वातावरण के प्रभाव से होता है, माना इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। उपयोग और अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। अब हम लोग उपयोग और अनुपयोग के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या बोला है,
लेमार्क के तीसरे नियम के अनुसार, लेमार्क का तीसरा नियम का 2 नियम तो वहाँ पढ़े। लेमार्क के तीसरे नियम के अनुसार जीव जिस अंग का उपयोग सबसे ज़्यादा करता है, वह अंग सबसे अधिक विकसित और मजबूत होता है। तो इसका कहना था तीसरे नियम में कि जो भी जीव अपने जिस अंग का ज़्यादा उपयोग करेगा, वो सबसे ज़्यादा विकसित होगा और मजबूत भी होगा। और जिस अंग और इसके विपरीत ठीक जिस अंग का उपयोग कम करता है, वह धीरे-धीरे क्या होता है, निष्क्रिय माने गायब हो जाता है और कमज़ोर होकर अंत में नष्ट हो जाता है। पूरा मतलब गायब ही हो जाता है। ठीक है? तो ये तीसरे नियम में था अंगों का उपयोग और अनुपयोग। ये था अंगों का उपयोग और अनुपयोग लेमार्कवाद का। तो मतलब समझने का बात ये है कि जो अंग लगातार इस्तेमाल होता है वह मजबूत, बड़ा और अधिक विकसित होता है, और जो अंग इस्तेमाल नहीं होता वह कमज़ोर, छोटा और धीरे-धीरे क्या होता है, डिसअपियर माने गायब हो जाता है। ठीक है? तो उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी बनाया जिराफ का। तो जिराफ का क्या गर्दन लंबा हो गया, क्या हुआ, गर्दन तो देख रहे हो यहाँ पे, एक पहले इतना लंबा नहीं था, बाद में क्या हो गया, लंबा हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि ऊंचे पेड़ों के पत्ते खाने के लिए गर्दन को क्या करना पड़ता था, उसको खींचना पड़ता था, बार बार उपयोग से गर्दन क्या हो गया उसका, ये लंबा हो गया। नीचे का घास खत्म हो गया तो ऊपर का पत्ता सब खाने के लिए अपना गर्दन को बार बार खींचता रहता था, तो खींचते रहते इसका लंबा क्या हो, गर्दन क्या हो गया, लंबा हो गया। ये लेमार्कवाद का कहना था। सांप का देख लीजिए, यहाँ सांप भी बनाया मैंने। तो देखिए सांप में क्या था, पैर नहीं थे सांप के, यहाँ पे पैर दिख रहा है, यहाँ पे सांप का पैर नहीं थे। जमीन पर रेंगने के कारण, जमीन पर बोल रहा रेंगने के कारण पैरों का कोई उपयोग नहीं रहा, पैरों का कोई भी उपयोग नहीं रहा। अब रेंगते रहता था तो पैर का कोई उपयोग नहीं था। अब जैसे पैर का कोई उपयोग नहीं रहा तो पैर गायब हो गया। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे पैर है, जैसे इसका उपयोग जमीन पर रेंगता था तो इसका कोई उपयोग नहीं होता था। उपयोग नहीं होने का धीरे धीरे क्या हो गया, उसका पाँव गायब हो गया। ठीक है? तो वैसे ही हो गया शुतुरमुर्ग का। ऑस्ट्रिच आप लोग जानते हैं, उड़ नहीं सकता। ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच को देखे आप लोग, उड़ नहीं सकता, पंखों का उपयोग नहीं किया। ये छोटा, ये धीरे धीरे वो क्या हो गया, छोटा हो गया। अब वो उड़ नहीं सकता, सिर्फ दौड़ता है। ठीक है? तो इसी तरह से हुआ है। ठीक ना? उपयोग और अनुपयोग का नियम इस तरह से बना है। ठीक है? तो इसमें याद क्या रखना है, देख लेते हैं। इसमें क्या याद रखना है कि अधिक उपयोग से अंग का विकास होता है और अनुपयोग से अंग विलुप्त हो जाता है। ये चीज याद रखना है। ये तीसरा नियम में था लेमार्क का। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। उपार्जित गुणों, तो यह उपार्जित गुणों की वंशागति और आलोचना। ठीक है? तो उपार्जित गुणों, ठीक है, तो यहाँ पर ही हम लोग पढ़ेंगे उपार्जित गुणों। ये चौथा नियम हो गया एक टाइप का, लेमार्क का चौथा नियम था। एक सेकंड, हाँ, लेमार्क का ये चौथा नियम था कि जीवन भर संघर्ष करके जीवन जो नए गुण प्राप्त करता है उसको उपार्जित लक्षण बोलते हैं। मतलब जीवन भर संघर्ष करके, माने जो गुण जीव अपने जीवन काल में वातावरण या उपयोग के कारण प्राप्त करता है, वातावरण से प्राप्त करता है या उपयोग करके प्राप्त करता है अपने पूरे जीवन काल में, वे अगली पीढ़ी में जन्म से ही चले जाते हैं। अगला पीढ़ी जैसे होगा वैसे ही जन्म से ही उसमें शुरुआत हो जाता है। उसी को बोलते हैं उपार्जित लक्षण। ठीक है? तो जैसे लोहार की मजबूत मांसपेशियां, लोहार में क्या होता है, मजबूत मांसपेशियां होता है, तो उसका बेटा जन्म से ही मजबूत होगा, ऐसा होता है। ठीक ना? कि लोहार का बेटा क्या होगा, जन्म से ही मजबूत होगा, उसका मांसपेशी क्या होगा, मजबूत होगा पहले से ही। अब इसके बारे में हम लोग देखिए यहाँ पर ही बताएंगे। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, लेकिन वैज्ञानिक वीजमान, ठीक ना, वैज्ञानिक वीजमान ने चूहों की पूंछ काटकर इसका कड़ा विरोध किया। ठीक ना? चूहा का पूंछ काटा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे चूहा का पूंछ काटा है, देखिए ये चूहा का पूंछ काटा, और इस नियम का विरोध करने का कोशिश किया। कौन? वीजमान ने, वैज्ञानिक वीजमान ने, और साबित किया कि कटे अंग बच्चों में नहीं जाते। अब किसी का अंग कटा होगा तो वही चीज उसके बच्चे में नहीं जाता। देखिए इसका बच्चा, इसके बच्चे में पूरा जुड़ा हुआ पूंछ है, तो ऐसा नहीं होता। इसके बाद ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया। इसके बाद आया ह्यूगो डी व्रीज वैज्ञानिक, उसने उत्परिवर्तन म्यूटेशन थ्योरी दिया। नाम याद रखना, ह्यूगो डी व्रीज, जिन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, म्यूटेशन थ्योरी आता है ये क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक ना? तो पूरा नाम है वीजमान का, अगस्ट वीजमान। ठीक ना? ये जर्मन वैज्ञानिक था, ये 1880 से 1890 के दशक में था। ठीक है? उन्होंने चूहा को पूछा किसके ऊपर प्रयोग किया था, तो उन्होंने चूहा के ऊपर प्रयोग किया था।
चूहा का पूंछ काट दिया था, उन्हें प्रजनन कराया, फिर उसके बाद प्रजनन कराने के बाद उनका जो बच्चा का पूंछ हुआ, फिर से क्या देखा गया, पूरा ही देखा गया, नॉर्मल पूंछ देखा गया। तो यह 22 पीढ़ियों तक चलता गया, ठीक ना, चलाता रहा इसे 22 पीढ़ी तक। हर बार देखा गया कि चूहा पूरी तरह से पूरा पूंछ के साथ पैदा होता है। मैंने 22 जनरेशन तक चेक किया, कटी पूंछ वाले नहीं, एक भी कोई भी जीव कटा पूंछ वाला नहीं था। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला था कि उपार्जित जो लक्षण है वो वंशानुगत नहीं चलता है, माने वंश के अनुसार नहीं चलता है। यहाँ से लेमार्क का ये चौथा नियम का उन्होंने विरोध कर दिया, और इसके बाद ही आ गया उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जो को ह्यूगो डिवरीज ने लाया। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं केवल जनन कोशिका में मौजूद जीन ही अगली पीढ़ी में जाता है। माने हम लोग कह सकते हैं कि जो जनन कोशिका होता है, जर्म सेल्स, स्पर्म या एग में मौजूद जो जीन होता है, वही हमारा क्या होता है, अगला पीढ़ी में जाता है। शरीर कोशिका में आए बदलाव नहीं जाते। मैं शरीर में जो बदलाव होता है वो हमारे अगला पीढ़ी में नहीं जाता, सिर्फ जीन जाता है, ठीक ना, जर्म सेल्स जाता है। इससे हम लोग को पता चलेगा। अब ह्यूगो डिवरीज आया। ह्यूगो डिवरीज आने के बाद उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, जो कि डच वैज्ञानिक था 1901 में। उन्होंने ओएनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक ना, नाम याद रखिएगा। क्या बोला मैंने, ओएनोथेरा, ठीक ना, ओएनोथेरा लेमार्कियाना, पूरा नाम क्या, लेमार्कियाना, LAMARCIAN, लेमार्कियाना, ठीक ना। तो उन्होंने ओएनोथेरा लेमार्कियाना एक टाइप का पौधा है, ठीक ना, ये क्या है, एक पौधा है, ठीक ना, एक टाइप का पौधा का ऊपर प्रयोग किया ह्यूगो डिवरीज, ठीक है। उन्होंने क्या देखा कि अचानक और बड़ा बदलाव देखा पौधों में आया। अचानक और जो बड़ा बदलाव पौधा में आया, उसी को उसने बोला उत्परिवर्तन, उसी को उन्होंने क्या बोला, उत्परिवर्तन बोला। तो इस म्यूटेशन ने क्या हुआ, नई प्रजातियां बनी, धीरे धीरे क्या म्यूटेशन के थ्रू क्या नया नया प्रजाति बना, धीरे धीरे इवोल्यूशन नहीं, ठीक ना, बल्कि अचानक हुआ, ये धीरे धीरे इवोल्यूशन से नहीं हुआ, अचानक परिवर्तन हुआ। इसलिए इन्होंने म्यूटेशन का थ्योरी निकाला उसके बाद। इसलिए इवोल्यूशन केवल धीमा नहीं बोल सकते, बल्कि अचानक भी हो सकता है। यहाँ ये क्या बताया ह्यूगो डिवरीज कि जो इवोल्यूशन है, क्रम विकास है, वो धीमा नहीं है, बल्कि ये अचानक भी हो सकता है, बोल रहा है, इनका कहना था, ठीक ना। फिर उसके बाद नीचे देखते हैं क्या है, उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि उदाहरण में क्या बोला। लेमार्क के अनुसार अगर किसी लोहार की मांसपेशी हथौड़ा चलाने से मजबूत हो गई, तो उसके बेटे की मांसपेशी जन्म से ही मजबूत होगी, ये मैंने बताया। लेकिन आधुनिक विज्ञान साबित करता है कि ऐसा नहीं होता, जो अभी मैंने बताया, ह्यूगो डिवरीज ने जो प्रयोग से बताया। अब देखिए इसमें याद क्या रखना है, अगस्ट बीजमान ने लेमार्कवाद का विरोध किया, उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डिवरीज ने दिया, ये याद रखना। और हैकल आया। अब हैकल देखिए क्या है, अर्नेस्ट हैकल नाम था इसका पूरा। ऑन्टोगनी, देखो लिखा हुआ यहाँ, ऑन्टोगनी रिपीट्स फाइलोगेनी, ये नाम याद रखना, ऑन्टोगनी रिपीट्स फाइलोगेनी। ऑन्टोगनी मतलब होता है किसी जीव का भ्रूण, ऑन्टोगनी का मतलब होता है किसी जीव का भ्रूण, माने एम्ब्रियो। थोड़ा वेट, मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो क्या बोला मैंने, हाँ, एम्ब्रियो, ठीक है। तो किसी जीव का एम्ब्रियो से एडल्ट, माने एडल्ट होना, ADULT, एडल्ट व्यक्तिगत जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं ऑन्टोगेनी, ठीक ना, ऑन्टोगेनी। और फाइलोगेमी का मतलब होता है क्या, ये फाइलोगेमी किसी जीव का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, क्रम विकास का जो इतिहास है, यानी उनके पूर्वज का पूरा विकास क्रम फाइलोगेमी में आता है, फाइलोगेनी, ठीक ना। तो जो क्रम विकास है, उनके पूर्वजों का पूरा विकास के बारे में, पूरा इतिहास के बारे में किस में आता है, फाइलोगेमी में आता है। तो यही हुआ ऑन्टोगनी रिपीट्स फाइलोगेमी, ये हैकल ने कहा था इसके बारे में। मतलब क्या कहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि जीव का भ्रूण विकास उनकी पूरी इवोल्यूशन हिस्ट्री को दोहराता है, इवोल्यूशन हिस्ट्री को कहीं ना कहीं एक बार क्या करता है, दोहराता ही है, बोल रहा है।
तो इनका कहना था, हैकल का कहना था कि जीव में जो भ्रूण का विकास होता है वो पूरा क्रम विकास में कहीं ना कहीं एक बार जरूर दोहराएगा। ये हैकल का कहना था, ठीक है ना। मतलब उदाहरण से समझिए, जैसे मानव का भ्रूण हो गया, एम्ब्रियो, पहले क्या था, मछली जैसा था, गिल्स स्लिट पाया होता था उसमें, गिल स्लिट होता, फिर उभयचर आया जैसे पूंछ वाला उभयचर प्राणी, फिर सरीसृप जैसा जिसमें दिल, तीन कक्ष था हृदय का, फिर आया स्तनपायी जैसे बाल आया उसमें स्तनपायी में, फिर आखिर में कौन आया, मानव बना, ठीक ना, मनुष्य बना। इससे क्या साबित हुआ कि हमारे जो पूर्वज पहले मछली थे, फिर मेढक, फिर छिपकली, फिर चूहा जैसे, फिर बंदर जैसे थे, मतलब समझिए फिर जैसे बंदर जैसे, और आखिर में इंसान बने हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा विकास हुआ, वही बताया इन्होंने हैकल ने, ठीक ना। इस तरह से तो इसीलिए लिखा था ऑन्टोगेनी रिपीट्स फाइलोगेमी, ठीक ना। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये था उपार्जित गुण। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। संपूर्ण अध्याय का सारांश पढ़ते हैं, ठीक ना। अब जो हम लोग पढ़ लिए चैप्टर को रिवीजन कर लेते हैं, जो जो हम लोग चैप्टर पार्ट 1 में पढ़े थे और अभी जो पढ़ा मैंने उसको एक बार रिवीजन यहाँ करवा दिया है कि पृथ्वी 4 से 5 अरब साल पुरानी है। जीवन की उत्पत्ति आदि समुद्र में जल, अमोनिया और मीथेन के रासायनिक संयोजन से हुआ है। पहला लक्षण था न्यूक्लियोप्रोटीन में जो 100 द्विगुण का क्षमता था, सजीवों की पहला कड़ी था, इसको माना जाता था। प्रयोग हुआ था ऑपरेन और हॉल्डेन का रासायनिक संयोजन सिद्धांत, जो मिलर और उरे ने 1953 में 2:1:2 में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैसों के प्रयोग से सिद्ध किया था। फिर ऑक्सीजन आया, नीले हरे सहवाल ने प्रकाश संश्लेषण का वायुमंडल में ऑक्सीजन से भर दिया था। फिर आया विकास का क्रम, सरल जीवों जैसे फंगस, प्रोटोजोआ से उन्नत जीव जैसे बंद, बीजपत्री, स्तनपायी, मनुष्य तक का विकास हुआ। उसके बाद क्या है, सिद्धांत लेमार्क का 1809 में उपयोग और अनुप्रयोग का नियम दिया, बीजमान ने इसका विरोध किया। फिर ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। तो ये था पूरा रिवीजन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कुछ एमसीक्यू है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार कि क्रम विकास की परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दिया था। क्रम विकास का हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, समुद्र के जल में हुई थी। स्वयं गुण का गुण सबसे पहले किसमें देखा गया था, न्यूक्लियोप्रोटीन में देखा गया था। उसके बाद पृथ्वी जैविक रचना किसे कहा गया, पूर्व जैविक रचना मतलब प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर किसे कहा गया, कोएजरवेट्स को कहा गया था। मिलर उरे के प्रयोग में किन गैसों का उपयोग किया जाता था, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता। फिलोसॉफिक जूलॉजी पुस्तक किसने लिखा था, लेमार्क ने लिखा था। पृथ्वी के आदि वायुमंडल में सबसे अधिक सक्रिय परमाणु कौन सा था, हाइड्रोजन था। वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, नीला हरा सहवाल ने किया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं अंगों का उपयोग, अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग का नियम किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। सर्वप्रथम लेमार्कवाद का कड़ा विरोध किस वैज्ञानिक ने किया था, बीजमान ने किया था, अभी पढ़ा मैंने। उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। ऑन्टोगेनी रिपीट्स फाइलोगेमी यह किसने कहा था, हैकल ने कहा था। जिराफ की गर्दन का लंबा होना लेमार्क के किस नियम का उदाहरण है, तो ये उपयोग का, अधिक उपयोग का नियम का उदाहरण है, जिसका उपयोग ज्यादा करता था उसे अधिक उपयोग लिखा। सर्पों में पैरों का गायब होना क्या दर्शाता, अंगों का अनुपयोग, ठीक ना। ह्यूगो डिवरीज का प्रायोगिक पौधा कौन सा था, तो पौधा का नाम क्या था, ओएनोथेरा लेमार्कियाना, ओएनोथेरा लेमार्कियाना था, ठीक है। तो यहाँ पे सारा बहुविकल्प प्रश्न हम लोग देख चुके। अब कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैसे क्रम विकास की परिभाषा किस वैज्ञानिक के अनुसार दी गई, तो अभी पढ़ा हर्बर्ट स्पेंसर। आदि वातावरण में किन दो गैसों को मिलने से जल का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सजीवों का वह कौन सा पहला लक्षण है जो न्यूक्लियोप्रोटीन में देखा गया, तो न्यूक्लियोप्रोटीन में कौन सा देखा, स्वद्विगुण का लक्षण, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ति का सर्वमान्य रासायनिक सिद्धांत किन दो वैज्ञानिकों ने दिया था, ऑपरेन और हॉल्डेन ने। मिलर उरे के प्रयोग में किन तीन गैसों का मिश्रण लिया गया था, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। कोएजरवेट्स के चारों ओर किस वसीय अम्ल की झिल्ली बनी थी, लेसिथिन और सिफेलिन का, ये भी पढ़ाया था मैंने। पौधों के क्रम विकास में नग्न बीजों के बाद कौन से पौधे विकसित हुए, बंद बीजी स्थलीय पौधे, एंजियोस्पर्म विकसित हुआ। लेमार्क ने अपने विकास की व्याख्या किस पुस्तक में की थी, फिलोसॉफिक जूलॉजी की, जो कि 1809 ईस्वी में। लेमार्क के अनुसार उपार्जित लक्षणों का अगली पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, उपार्जित गुणों का की वंशागति कहलाता है। लेमार्कवाद का प्रायोगिक रूप से विरोध करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था, बीजमान था, बीजमान जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट तो डार्विन और क्रम विकास के प्रमाण, तो इसको हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट 2।
तो ये पार्ट हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। तो यहाँ तक जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे थे, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। ठीक है, थैंक यू।